तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्यूरी के बारे में बात करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग से पहले इसको जानना ज़रूरी है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज या टेलीग्राम पे मैसेज करके ये सब क्यूरी हमसे पूछें, तो मेरे को लगा इन जनरल सभी को इस बारे में जानना चाहिए ताकि और लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जो भी नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल महाराष्ट्र सर्कल में मुंबई जीपीओ में वर्किंग हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप अभी से लेके ज्वाइनिंग तक जितना हेल्प हो सके आपको करूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको जानना ज़रूरी है कि जो अभी तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों को न्यू पेंशन स्कीम मिलता है जिसको हम लोग एनपीएस कहते हैं। तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाओगे तो उस टाइम आपसे जो है न्यू पेंशन स्कीम के लिए एक नेशनलाइज बैंक का अकाउंट नंबर आपसे मांगेगा। तो यानी कि आपके पास एक ऐसा अकाउंट नंबर चाहिए जैसे स्टेट बैंक का या एचडीएफसी का या फिर पीएनबी का, इस तरह का कोई भी बैंक का आपके पास एक अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो उसमें अपना एनपीएस का अमाउंट जमा होता है। तो फिर वो आपको वैसे नॉर्मली दिखेगा नहीं, वो क्रेडिट होगा तो वो सिर्फ आपको दिखेगा कि आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हुआ है, बट वो उसके लिए एक कैंसल चेक या फिर वो बैंक का पासबुक का जो फर्स्ट पेज का जीरोक्स होता है वो चाहिए होता है। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग भी अभी जिनके पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है तो वो कोशिश करे कि कोई भी जैसे एसबीआई हो या और भी कोई अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और वो ज़रूरी है। ऐसा मत समझना कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है। ठीक है, और जैसे बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एसबीआई का ही ओपन कराना, क्योंकि जैसे नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास कोई भी बैंक का हो, लेकिन होता कभी कभी क्या है कि बैंक मर्ज हो जाता है, फिर थोड़ा सा आईएफएससी कोड या और कुछ चेंजेस होता है, तो उससे बेटर है कि आप एसबीआई का ही अकाउंट ओपन करवा लो। और फिर आपका जो एनपीएस के लिए जो जब आप ज्वाइन करोगे तो बोलेगा कि एक अकाउंट नंबर दो नेशनलाइज बैंक का, तो आप एसबीआई का अकाउंट नंबर उनको दे देना, या फिर अकाउंट नंबर नहीं, फर्स्ट पेज का जीरोक्स, या वो आपसे कैंसिल चेक मांगेंगे। ठीक है, दूसरी बात, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन करें कि भैया सैलरी अकाउंट क्या होगा, क्या पोस्टल विभाग के ही अकाउंट में आएगा क्या, या फिर और किसी भी अकाउंट में आ सकता है। तो देखो, जैसे मेरा जो डिवीज़न है, जैसे कुछ डिवीज़न में डिविज़नल हेड ऐसा कर दिए कि नहीं तुमको पोस्टल अकाउंट ही होना चाहिए, या फिर जैसे हम लोग के डिवीज़न में कोई भी अकाउंट है वो चलता है, जैसे कोई एसबीआई का यूज़ कर रहा है या कोई एचडीएफसी का कर रहा है, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल है, जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय है वो पोस्टल अकाउंट ही यूज़ करता है। एक्चुअल में होता है क्या कि जैसे पोस्टल अकाउंट का जो है सैलरी पहले क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा एक बात और ये भी कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में कभी लोन फैसिलिटी यूज़ करोगे तो आप कोशिश करना कि आप एसबीआई में ही आप सैलरी लो, ताकि जैसे आपको बार बार उसमें सैलरी आएगा तो एसबीआई वाले आपको लोन देने में टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे बहुत ऐसे लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या पोस्टल विभाग में भी लोन मिलता है क्या, फ़ोन करके पूछ रहे थे। तो देखो, मिलता है, लेकिन वो हमारा पोस्ट ऑफिस नहीं देता, हमारा पोस्टल सोसाइटी होता है। तो वो आपको बिना ज़्यादा कोई नॉर्म्स का आपको आसानी से 15-20 लाख रुपए आपको लोन दे देता है। ठीक है, और वो आपके सैलरी से कट हर महीने होते जाता है। तो लोन मिलता है, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस से नहीं, पोस्टल सोसाइटी से मिलता है। एक क्वेश्चन है कि बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोगों को मैं सजेशन भी देना चाह रहा हूँ कि बहुत लोगों का ऐसा है कि जैसे 10th है और 12th में मदर या फादर का नाम सेम है लेकिन ग्रेजुएशन में कुछ अलग है, या फिर 12th और ग्रेजुएशन में सेम है 10th में अलग है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर है मदर फादर का नेम, तो आप कोशिश करना कि एफिडेविट करवा लेना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। और साथ में जब आप डीवी के लिए जाओगे तो वहाँ लेके जाना, अगर वो मांगता है तो देना, अपने मन से कुछ मत बोलना। ठीक है, मांगेगा तो देना, नहीं मांगेगा तो मत देना। इस बात से पैनिक नहीं होना है कि मेरा इधर उधर प्रॉब्लम है, कहीं रिजेक्ट ना कर दे। रिजेक्ट नहीं होगा, एक नोटिस भी उन लोगों ने जारी किया था पहले, मेरे पास है भी, कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप एफिडेविट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जो बहुत लोगों को इशू है
बार बार, अभी भी कल मैंने वीडियो में बताया, फिर भी आज पूछ रहे थे फ़ोन करके कि भैया मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट में मेरे फादर मदर का नाम सेम है, लेकिन जो फादर का आधार कार्ड है उसमें फादर के नेम में थोड़ा सा चेंजेस है, मेरे में मान लो कुछ और है, उसमें स्पेलिंग कुछ और है, ठीक है, या मदर के नेम में मेरे में कुछ और है, उसमें थोड़ा चेंजेस है स्पेलिंग में। तो देखो, आप जब ज्वाइनिंग के लिए या डीवी के लिए जाओगे तो आपके फादर मदर का कुछ भी नहीं मांगता, आपके जो डॉक्यूमेंट में नाम लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं भी है तो आप एफिडेविट करवा लो, कोई इशू नहीं है। ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसके लिए पैनिक नहीं होना है। एक चीज़ बार बार सबों का क्वेश्चन है, जैसे मैं सबको बताता हूँ कि भाई जीपीओ पहले चूज़ करना, तो उनको क्या लगता है कि जीपीओ एक अलग कैडर है। जीपीओ अलग कैडर नहीं है, वो पीएपीओ के का ही कैडर है, पीएपीओ के ही अंदर आता है, ठीक है। जो पीएपीओ होगा यानी कि पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, उसी का सिलेक्शन मतलब उसी को जीपीओ दिया जाता है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको जीपीओ दिया जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि भैया मैं ओबीसी से हूँ या ईडब्ल्यूएस से हूँ या फिर एससी से हूँ, एसटी से हूँ, मेरा सिलेक्शन यूआर में हुआ है, तो क्या मुझसे मेरे कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा क्या? क्योंकि अब मेरा सर्टिफिकेट जो है वो क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ है। तो देखो क्या होगा, मैं खुद ओबीसी से हूँ, मेरा सिलेक्शन यूआर में हुआ था, तो नॉर्मल जैसे आप ये उनको जानना चाहिए कि हाँ आप एक्चुअल में ओबीसी से हो, ठीक है। इसके लिए वो आपसे नॉर्मल ऐसे ही ओबीसी सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, और कोई भी इशू नहीं होगा इस पर कि आपका क्रूशियल डेट के बाद का है या क्या है, बस नॉर्मली मांगते हैं और उनको पता है कि आपका सिलेक्शन जनरल से हुआ है, ठीक है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट मांगने से उनको क्या फ़ायदा वो बताता हूँ। जैसे अपना जो सर्विस बुक बनता है उसमें एक वर्ड लिखा रहेगा ओबीसी सेलेक्टेड एज यूआर, तो ये कैसे प्रमाण होगा? आप अपने अगर मुंह से बोल दोगे कि सर मैं ईडब्ल्यूएस था या फिर मैं ओबीसी हूँ लेकिन सिलेक्शन यूआर से हुआ है, तो इसका एक थोड़ा सा प्रमाण चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपका क्रूशियल डेट के बाद का है तो आपको रिजेक्ट कर देगा या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए ज़्यादा पैनिक ना हो। और देखो, कोई ग्रुप में ऐसा बात चलता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर आप वहाँ तक शेयर किया करो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ग्रुप से ही सुनकर बार बार कॉल मैसेज करते कि भैया ग्रुप में ऐसा बोला जा रहा है वैसा बोला जा रहा है, तो क्या करें, ठीक है। और एक चीज़ है जो कि बहुत, ये तो सबसे बड़ा क्यूरी है, क्योंकि अभी जो चल रहा है कि भैया सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, ऑल इंडिया रैंकिंग पे होगा या मेरे कैटेगरी रैंकिंग पे होगा। तो देखो, इस बारे में मैं आपको खुलकर बोलना चाह रहा हूँ। जो केसेस मैंने देखा है CHSL 2021 वालों का, उस बेसिस पे मैं बोलूँगा, ठीक है। बहुत लोग मेरे को कॉल भी करके बताएं, तो मैंने फिर जाकर एनालिसिस किया, क्योंकि महाराष्ट्र सर्कल में जिन लोगों ने मुंबई जीपीओ ज्वाइन किया उनका सारा कैटेगरी मैंने चेक किया, तो उसके बारे में एनालिसिस होके बताने जा रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले तो कैडर आपका कैटेगरी वाइज रैंक पे मिलने वाला है, लेकिन जो डिवीज़न वाइज है वो आपको मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया रैंक से मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र सर्कल है या कोई और भी सर्कल में आप जाओगे तो वहाँ होता क्या है कि सबसे जो बेस्ट रैंकर है उसको CORO मिलता है, उसके बाद जो रैंकर रहेगा उसको मुंबई जीपीओ मिलता है, मतलब मुंबई या किसी भी स्टेट का जीपीओ मिलता है। तो इस बार जो CHSL 2021 से 9 लोग आए हैं मुंबई जीपीओ में, वो सारे के सारे UR हैं, जबकि उसके पहले SC ST सारे ज्वाइन होते थे। लेकिन इस बार मैं खुद देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा कॉल किया कि भैया कोलकाता जीपीओ में भी सारे यूआर का सिलेक्शन हुआ है। यूआर मतलब जैसे ओबीसी सेलेक्टेड एज यूआर, एससी सेलेक्टेड एज यूआर या ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड एज यूआर या यूआर, ठीक है। तो सारे के सारे यूआर हुआ, तो उस बेसिस पे मैं 2-3 जगह देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, हो सकता है जो सब लोग बोल रहे हैं कि जो डिवीज़न अलॉट होगा वो कैटेगरी वाइज होगा। तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, अब क्या होगा वो जब तक आपको मिलेगा नहीं तब तक मेरे को पता चलेगा नहीं, ठीक है। बहुत गर्ल्स लोग भी कॉल करके पूछ रही है क्या भैया अब महाराष्ट्र सही रहेगा क्या, गर्ल्स के लिए सेफ़ है या फिर पीजी मिलता है क्या गर्ल्स के लिए, गर्ल्स हॉस्टल है क्या, पीजी मिलता है क्या। तो देखो,
अभी मैं एग्ज़ाम्पल देके आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे बिहार से अभी मेरी जीपीओ में बिहार से है लड़की काम करने के लिए, ठीक है। हरियाणा की लड़की है काम करने के लिए, और फिर हाँ, हरियाणा और बिहार, बिहार से 2 लड़की है और हरियाणा से तो 3-4 लड़की है जो कि मुंबई में काम कर रही है, मतलब मुंबई जीपीओ में। वैसे तो बिहार से 10-15-20 लड़कियां हैं, अलग अलग डिवीज़न में काम कर रही है, और हरियाणा से भी 10-20 लड़कियां हैं जिनको मैं ट्रेनिंग के दौरान जाना, और तो उसके बारे में बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई थोड़ा सेफ़ है किसी भी और जगह से, ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन वे में रहते हैं। यहाँ बहुत ही डिसिप्लिन है, मतलब लोकल आदमी में भी बहुत डिसिप्लिन है, इसलिए यहाँ पे सेफ है। और पीजी भी मिलता है, गर्ल्स हॉस्टल भी मिलता है, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका होता है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही पूछना चाह रही कि भैया जब मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करेगा, आप अभी बता दो। जो मान लो कुछ नहीं है तो मैं हम लोग उसके बारे में बना के रखेंगे। तो देखो, मेरा एक ही कहना है कि जो भी डॉक्यूमेंट का चाहिए उनको, वो आपको डीवी में बताएंगे कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और क्या है कि मेरे हिसाब से या मेरे पास जैसा जो लोग ज्वाइन किया है उसका कुछ लेटर आया है, तो अभी तक तो जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे 10th से लेके ग्रेजुएशन तक, वो आप डीवी में लेके जाना, ठीक है, और कोई मैटर नहीं है। और एक्स्ट्रा में जैसे कोई आप कैटेगरी से हो तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनको चाहिए। और फिर बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि भैया डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या? तो देखो, कुछ ऐसा डिवीज़न में बोलता है कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहिए, मतलब वो लोग मांगते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बनवा लो, उससे कोई बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग कॉल करके आज भी पूछे कि भैया मान लो मेरा जो ट्रांसफ़र होता है, मेरा सिलेक्शन ये ओबीसी हूँ, सिलेक्शन हुआ यूआर से, तो क्या मेरा यूआर से ही ट्रांसफ़र होगा? हाँ, जो भी जैसे आप एक बार कैटेगरी से हो, मान लो ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो, और अगर आप यूआर से सिलेक्शन आपका हो जाता है तो होल लाइफ आप जो है यूआर ट्रीट करे जाएंगे। इवन इन प्रमोशन, इवन इन ट्रांसफ़र या और कोई भी चीज़ होगा तो आप यूआर ही ट्रीट किए जाओगे, ठीक है। बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि भैया हर स्टेट का, मतलब हर सर्किल का डिवीज़न वाइज वैकेंसी कैसे दिखेगा? देखो, अभी तो नॉर्मली मेरे पास भी नहीं है। जैसे भी आप फिल करोगे, ठीक है, जैसे ही कल से ओपन हो जाएगा फिल करना, तो जैसे ही फिल करने आप जाओगे तो आपको सारा, अभी तक CHSL 2021 वालों को वैकेंसी दिखा था, और ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी किस डिवीज़न में कितना वैकेंसी है वो सारा दिखेगा, इसलिए पैनिक नहीं होना है ज़्यादा। और हाँ, एक सजेशन है कि अभी जैसे कल ओपन होगा तो ऐसा नहीं कि एकदम बहुत जल्दी भर देते, क्योंकि अगर जल्दी भरेंगे क्योंकि सर्कल एलोकेशन में कुछ ग्रुप में ऐसा भी चला था कि जल्दी भर देंगे तो मेरे को जल्दी मिल जाएगा, जो लेट से फिल करेगा तो उसको लेट से मिलेगा, तो बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, आप आराम से फिल करना, थोड़ा बहुत पता लगा लो कि आप जो डिवीज़न आप फील कर रहे हो आपके घर के पास से कितना दूर है, कैसा है, नहीं है, कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या है, नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से फील करना। और फील करना तो फील करने में जो बॉक्स रहेगा उसको एक एक करके अच्छे से पढ़ना, क्या है नहीं है। सर्कल एलोकेशन की तरह गलती मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सर्कल एलोकेशन में बहुत गलती किया है, वैसा गलती मत करना। और ये सब क्यों होता है कि आप कोई ग्रुप में ज्वाइन किए हुए रहते हो और वहाँ ग्रुप में कुछ र्यूमर फैला देता है और उसका आप शिकार हो जाते हो, तो वो सब का शिकार मत होना। कुछ वैसा प्रॉब्लम लगे तो मेरे को मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बार बार पूछते हैं, बार बार उनको मैं बताता हूँ, फिर भी वो पूछते ही रहते हैं कि भैया ये बताओ कि क्या मेरा ट्रांसफ़र 2 साल में हो जाएगा, क्या 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो देखो, अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वैसे ही चल रहा था,
और हो सकता है आपके टाइम में लेट थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि सीजीएल 2022 से बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे बोल भी रहे हैं कि भैया सीजीएल 2022 से बहुत सारे लोग ज्वाइन करें कि कहीं ट्रांसफ़र में तो लेट होगा या नहीं होगा। तो भाई ट्रांसफ़र में लेट हो सकता है, ऐसा मेरे को भी फील हो रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए एक अलग वैकेंसी रहती है। ठीक है, तो वैसे लेट होने का चांसेस है, क्योंकि मान लो सीट अगर उतना एक बार में तो रहेगा नहीं, सीट तो कुछ ही लोग का मिलेगा। तो अब जितने लोग का ट्रांसफ़र हो सकेगा एक बार में, वैसे साल में 4 बार होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सबका ट्रांसफ़र 1 साल 2 साल 3 साल में हो ही जाएगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि भैया मान लो मैं दूसरे जगह से हूँ, ठीक है, एक साथ हम लोग ज्वाइन किए, एक ही साथ हम लोग फॉर्म भी फिल कर दिए, तो फिर कैसे प्रायोरिटी चेक करेगा? तो देखो उसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर एक साथ आप लोग फॉर्म फिल किए, एक साथ का टाइमिंग भी रहा, तो फिर क्या चेक किया जाएगा कि आप दोनों में से एज किसका ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। मतलब कुछ 4-5 कंडीशन है, वो सब दिया गया है, तो उस कंडीशन के थ्रू वर्क किया जाएगा। एक लड़का ये बोल रहा था कि भैया मान लो मेरा ट्रांसफ़र एक बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेते तो क्या उससे मेरा एक चांस भी जाएगा क्या? हाँ, एक चांस चला जाएगा। ठीक है, देखो टोटल हम लोगों को 3 चांस मिलता है ट्रांसफ़र के लिए, तो आप 3 चांस ले सकते हो। कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि भैया डिपुटेशन पे भी जा सकते हैं, क्या प्रोसेस है इसका? तो ऑन डिपुटेशन पे जा सकते हो, लेकिन उसका एक अच्छा रीज़न होना चाहिए, तब आपको डिपुटेशन पे आपके गांव या इधर उधर सेंड करेगा। कुछ अच्छा रीज़न होना चाहिए जो कि हमारा जो हेड है सीपीएमजी उनको लगे, या पीएमजी को लगे कि हाँ इसको भेजेंगे क्योंकि इसके पास एक जेन्युइन रीज़न है, तो वो भी होता है। वो भी डिपुटेशन पे भी आप अपने घर तक जा सकते हो। ठीक है, कॉल करके बार बार पूछ रहे हैं, आज के कॉल के बारे में सब बता रहे हैं हम कि भैया पीए अच्छा है, कैसे अच्छा है, कौन सा चूज़ करें नहीं चूज़ करें। देखो सबका अलग अलग, मैं आपको सिर्फ क्राइटेरिया बता सकता हूँ कि हाँ पीए में जैसे पब्लिक डीलिंग है, अगर आपको पब्लिक डीलिंग पसंद नहीं है तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में पब्लिक डीलिंग नहीं है। तो एक और भी कन्फ्यूज़न लोगों में आता है कि भाई ऐसे में ट्रांसफ़र कम है। देखो ट्रांसफ़र कम नहीं है, चूँकि ऐसे एक पीए के 110 वैकेंसी के बराबर होता है, तो उसमें तो देखो नॉर्मली ट्रांसफ़र भी कम ही होगा, क्योंकि मान लो पीएम का वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, ऐसे का वैकेंसी कम रहता है तो उसमें ट्रांसफ़र कम होगा। तो अगर इक्विवेलेंट देखो तो दोनों लगभग इक्वल ही है। ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसे में ट्रांसफ़र नहीं होता, होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे से भी गए हैं, लेकिन हाँ होता क्या है कि ऐसे में आपको घर के पास नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को घर के पास चाहिए, तो ऐसे से आप घर के पास नहीं जा सकते हो। लेकिन हाँ अगर आप ऐसे जगह आपका होम टाउन है जहाँ से कि रेलवे एक स्टेशन पास में है, तो आप वहाँ जाके देखो, अगर सॉर्टिंग असिस्टेंट का आरएमएस होगा तो आप ले सकते हो सॉर्टिंग असिस्टेंट। सॉर्टिंग असिस्टेंट भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग को पब्लिक डीलिंग नहीं चाहिए, तो सॉर्टिंग असिस्टेंट ही चूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए वही बेटर है। ठीक है, कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, वो उनका क्वेश्चन रहता है कि क्या सबसे पहले हम ही लोग को अलॉट किया जाएगा क्या कोई भी डिवीज़न? तो देखो ऐसा होता तो कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपना होम टाउन छोड़ के दूसरे सर्कल में नहीं जाता। ऐसा नहीं होता है। देखो जो भी आपको मिलेगा आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, अगर आपका वैकेंसी मान लो आप ऐसा बोलोगे तो सारा अच्छे जगह पे ईएसएम या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ही हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। जो भी आपको मिलेगा आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपका वैकेंसी है वहाँ तो आपको वो मिलेगा, और आपका रैंक वैसा है तो मिलेगा। और अगर आप सोचोगे कि सबसे पहले हम ही लोग को मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। अगर वैसा होता तो सारा ईएसएम को मुंबई जीपीओ मिल जाता, या फिर सारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को आरओसीओ मिल जाएगा या मुंबई जीपीओ मिल जाएगा। तो वैसा नहीं होने वाला। जो भी मिलेगा आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है। करते हैं 10 लोग मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे कि ऐसा लिखा हुआ है कि 12 घंटे का वर्क होगा, 8 से 8। पोस्ट ऑफिस में ऐसा बोला जा रहा है कि मुंबई में 8 से 8 वर्क होगा। तो देखो क्या है, वो 8 से 8 वर्क हो ही रहा है, होगा क्या, हो ही रहा है। लेकिन इसमें 2 शिफ्ट में काम होता है। जो लोग 8 बजे आते हैं उनको लगभग 2 से ढाई 3 बजे तक में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो 2 से ढाई के 3 के बीच में आते हैं तो लगभग 8 बजे तक काम रहता है। उसके बाद वो अपना काम ख़त्म करके निकल जाते हैं। तो ये 2 शिफ्ट में बहुत दिनों से ऐसा काम चल रहा है। तो ये सारे सेक्शन में ऐसा नहीं चलता कि जो भी सेक्शन है सब में चलता नहीं। जैसे मुंबई जीपीओ का खास करके बात करते हैं, उसमें
3 सेक्शन है। कौन कौन सा? एक एमपीसीएम सेक्शन होता है जिसमें कि लेटर बुकिंग होता है, एक डिलीवरी सेक्शन होता है जो कि लेटर को कहीं भी डिलीवर करते हैं, और एक हमारा ट्रेजरी सेक्शन है, ट्रेजरी जो कैश हैंडल या कैश कितना है सारा कुछ का देखभाल करते हैं। तो ये 3 सेक्शन जो है इसी 3 सेक्शन में आपका ड्यूटी 8 से 8 यानी कि 12 घंटा का होता है नॉर्मली, और किसी सेक्शन में नहीं होता। सेक्शन कौन कौन सा है? देखो अपने पास पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सेक्शन होता है, एसबी सेविंग बैंक जिसमें काउंटर पे वर्क होता है कैश डिपॉजिट विड्रॉल का, एमपीसीएम काउंटर जिसपे कि ये बुकिंग होता है, डिलीवरी सेक्शन जिसमें कि पोस्टमैन को आप काम दोगे कि ये लेटर आप दे के आओ, ठीक है, ये सेक्शन होता है। अकाउंट सेक्शन जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आपको डिवीज़न ऑफिस मिलता है जैसे मुंबई जीपीओ तो उसी में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होगा, बहुत सारा सेक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सेक्शन में 8 से 8 वर्क होता है, सिर्फ 2-3 सेक्शन है उसी में 8 से 8 वर्क होता है। लेकिन ऐसा मत समझना कि एक ही आदमी काम करता है, उसमें 2 शिफ्ट में काम होता है, अलग अलग शिफ्ट में वाइज आदमी है, ठीक है। बार बार पूछते कि भैया क्या पोस्टल असिस्टेंट का कोई ड्रेस कोड है क्या? तो देखो ऐसे कोई भी ऑफिस में आप वर्क करने जाओगे तो फॉर्मल ड्रेस तो चलता ही चलता है, लेकिन उनका कहना है कि कभी जीन्स पहन के चले गए या स्पोर्ट्स शूज़ में चले गए तो कोई दिक्कत होता है क्या? तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आपके ऑफिसर पे डिपेंड करता है। मान लो ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट है तो आपको फॉर्मल में ही आना पड़ेगा, वैसे नॉर्मली वैसा होता नहीं है, नॉर्मल रहते हैं सब अच्छे हैं। पोस्ट विभाग में यही है कि सब ऑफिसर से लेके से ऊपर से नीचे तक सभी लोग बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत कोऑपरेट करेंगे। अगर आप डीवी में जाओगे तभी आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कितना कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताते हैं जो कि बहुत अच्छी बात, जैसे एमपी से एक दोस्त कॉल किया था, उसको ट्राइबल एरिया में मिला था एमपी के, तो वो क्या बता रहा था कि ट्रैवल एरिया में अगर आप रहोगे तो साल का 12,000 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। 12,000 या 10,000 ऐसे करके वो बता रहा था कि ट्रैवल अलाउंस मिलता है। तो इसलिए जो भी एमपी या किसी भी ट्रैवल एरिया में रहोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि वो ट्रैवल अलाउंस मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस बात का आपको ध्यान ना हो और आपको ट्रैवल अलाउंस ना मिल के कोई और इधर उधर कर दे आपके अमाउंट। जो इम्पोर्टेंट है कि कल से 5 सितंबर से अपना डिवीज़न एलोकेशन को फिल कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, या बहुत लोग ऐसा पूछते हैं भैया आप कुछ सजेस्ट करो, तो मेरा सजेशन यही है कि कोई भी डिवीज़न फिल करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपके घर से वहाँ जाने का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, या फिर वो डिवीज़न चूज़ करेंगे तो क्या विलेज एरिया में तो नहीं है। जैसे महाराष्ट्र का बी डिवीज़न करके है, तो मैंने जो बी डिवीज़न का एक लड़का हमारे यहाँ काम करता है तो उससे हम पूछे कि मान लो बिहार से कोई लड़का आपके यहाँ काम करेगा तो घर कैसे जाएगा, तो वो बताया कि हमारे यहाँ से स्टेशन एक तो नज़दीक जो है वो 60 किलोमीटर है, एक तो औरंगाबाद स्टेशन है जो कि 90 किलोमीटर है, तो वहाँ जाके जाना पड़ेगा। तो मेरे को यही लगा, सबको सजेस्ट यही करेंगे कि वैसा डिवीज़न देखो किसी ना किसी को तो मिलेगा ही, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मिल जाएगा तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। रहते रहते सब चीज़ों का आदत हो जाता है, क्योंकि साल में हम लोग कितना बार घर जाएंगे, 3 से 4 बार घर जाएंगे, पर्व में या फिर और कुछ में। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आप कुछ चूज़ करते हो तो सबसे पहले आप ये ध्यान करना कि कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। और बहुत लोग ऐसा सिटी से भागना चाहते हैं भैया मुंबई में बहुत कॉस्टली है रेंट, हम नहीं रह पाएंगे। तो भाई अगर नहीं रह पाओगे तो मैं खुद कैसे रह रहा हूँ, या और भी बहुत लोग कैसे रह रहा है, अगर मुंबई जीपीओ में जो वर्क कर रहा है वो कैसे रह रहा है। बहुत सारे लोग, कम से कम 70 लोग बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान से हैं, तो वो लोग कैसे रह रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि उतना यहाँ उसके लिए मत डरना, ऐसा भी रूम मिलता है, बहुत अच्छा रूम मिलता है, सिर्फ आपको 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना होगा, जो कि 5 से 6 हज़ार में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये मुंबई जीपीओ के लिए बोल रहे हैं, अगर मुंबई जीपीओ में आपका होगा तो 1 से 1.5 घंटा ट्रैवलिंग का है। अगर आपका थाने डिवीज़न में हो जाएगा, थाने डिवीज़न में तो मेरे को लगता है 15 से 20-25 मिनट आपका ट्रैवलिंग रहेगा, या पनवेल साइड हो जाएगा तो 15 से 20-25 वो मिनट का ही ट्रैवल। वो मैं बोल रहा हूँ कि जो मुंबई जीपीओ डिवीज़न, क्योंकि मुंबई जीपीओ डिवीज़न जो वो एकदम एंड में है, लास्ट पॉइंट पे है ट्रेन का,
तो इनकी सुविधा है, लेकिन लास्ट पॉइंट पे, तो मतलब जहाँ पे ट्रेन एकदम लास्ट वही है, मुंबई जीपीओ डिवीज़न का जो स्टेशन है वही लास्ट स्टेशन है, सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो इसलिए ऐसा पैनिक नहीं होना है कि बाप रे बहुत खर्च हो जाएगा। तो बहुत लोग ऐसा पूछते हैं मेरे से कि भैया कितना सेविंग हो जाएगा। देखो 45,600 आपको इन हैंड मिलेगा, तो 15,000 आप खर्च करोगे तो फिर भी 30,000 आपको मिलने वाला है। साथ में साल में आपको 13 से 14,000 बोनस मिलेगा अक्टूबर में। फिर एक साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको थर्ड एसी का आने जाने का भाड़ा मिल जाएगा। और फिर अगर आपका बच्चा है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चे का मिलता है 54,000। और 4 साल के बाद आपको ऑल इंडिया टूर के लिए मिलेगा, आपका फादर मदर जो भी आपके साथ रहेगा आने जाने का। और जो एलटीसी मिलता है ट्रैवल के लिए, जो साल में एक बार मिलता है, वो आप अगर शादीशुदा या अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो तो सबका मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा डरना नहीं है कि मुंबई मिल जाएगा तो बहुत कुछ बचेगा ही नहीं। अगर कुछ नहीं बचता तो हम लोग भी यहाँ नहीं रुकते। आप ये सोचो कि अगर कुछ नहीं बचता, जो रेलवे में ग्रुप डी वर्क कर रहे हैं या उससे और कोई भी पोस्ट पे वर्क कर रहा है, तो वो कैसे जी रहा है, ठीक है। इसलिए कोई भी और अच्छे से रहो, सीजीएल 2023 की अच्छे से मॉक लगा के दो। कल से फील होने लगेगा डिवीज़न लोकेशन, इसलिए उतना ये नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। और मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सा डिवीज़न अच्छा रहेगा महाराष्ट्र सर्कल में। तो अभी मेरे को 1-2 दिन तो यार टाइम लगेगा ही, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है। बहुत लोगों का कॉल मैसेज आने में, उनको बताने में ही मेरा सारा टाइम अभी जा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ही कुछ छोटी छोटी बात पता चलेगा पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड, तो आपको कोशिश करेंगे कि जानकारी दे, ताकि आप जब ज्वाइन करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हो सकता है आपको लगता हो कि इसका वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो देखो पूरा जानकारी देने के लिए का कोशिश करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये सब मतलब कुछ दिन तक ही आप वीडियो देखने वाले हो, ठीक है। इसलिए आपको अगर जानकारी हो जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग के बाद भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो भी नए होंगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और खास करके जो महाराष्ट्र सर्कल जिनको मिला है वो तो ज़रूर ही करना, क्योंकि आपको बाद में भी हम बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।